मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी शादी एक बहुत गरीब घर में हो गई। मैं दंग रह गई जब अगले दिन ही मेरा पति मुझे हनीमून पर ले गया और हम रोज अलग अलग महंगे होटल में जाकर रहने लगे। एक दिन हम होटल से बाहर निकल रहे थे, तभी मैनेजर बोला, जो काम तुम अपने पति के लिए करती हो मेरे लिए करो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। यह सुनते ही मेरी रूह कांप गई। जब मेरा नाम रूही है। आज मेरी शादी का दूसरा दिन था और मेरा मूड बुरी तरह से खराब था, क्योंकि मुंह दिखाई में मुझे मेरी सास और पति ने एक पतली सी अंगूठी दी थी, जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन था कि ये अंगूठी नकली ही होगी, क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि सोने की अंगूठी ले सके। मैं सोच रही थी, जब मेरी दोस्त वगैरह मुझसे मुंह दिखाई के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही यही बोला था कि मैं तो किसी ऐसे घर में शादी करके जाऊंगी जहां पर गाड़ियां होंगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बड़ा सा आलीशान सा घर होगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे इस टूटे फूटे से 2 कमरे के घर में लाकर फेंक देगी। मेरी जितनी हसीन बीवी मेरे पति को मिल गई, उसका तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी उम्मीदों में पानी फिर गया था। मुझे तो किसी महल की रानी बनना था, न कि छोटे से घर की नौकरानी। इसलिए शादी की दूसरी सुबह ही मेरा मिजाज और मूड मेरा बहुत खराब था और मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मेरी सारी जिंदगी सिसकते हुए ही गुजरेगी। अभी मैं इन सोचों में ही थी कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मुझसे कहने लगा कि जल्दी करो, अपना और मेरा सामान पैक करो, हम हनीमून पर जा रहे हैं। मेरे पति की बात से मुझे हंसी आ गई और मैं हंसते हुए बोली, भला यह हनीमून वाले चोंचले तो अमीरों के होते हैं, ये गरीबों के बस की बात कहा। मैंने कहा कि आप सुबह सुबह ही मजाक करना शुरू हो गए। तो वह मुझे कहने लगी कि मैं तुमसे ये मजाक क्यों करूंगा, कुछ ही देर में हमें मनाली के लिए रवाना होना है, तुम जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में रख लो, मेरा तो बैग वैसे ही तैयार है। मैं तो उनकी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई कि वह क्या सच था जो मेरी कानों ने सुना है। क्या वाकई हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं? और मेरे पति के यूं कहने का क्या मतलब था कि मेरा बैग तो तैयार रहता है, यानी कि इसका मतलब यही था कि वह पहले भी मनाली जाता रहता है। मैंने देखा तो उसने अलमारी से अपना बैग निकाला, जिसमें उसके पहले से ही 2-4 जोड़े कपड़े पड़े हुए थे और उसका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर था। मैंने कहा कि मेरा आईडी कार्ड मम्मी के घर है, तो मेरा पति कहने लगा कि इसकी फिक्र ना करो, मैंने पहले से ही सारे इंतजाम कर रखा है, बस तुम जल्दी से तैयारी करो। वो मुझे ये कहता हुआ बाहर चला गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और जरूरी चीजें रखी। हम दोनों मनाली के लिए निकल गए। मनाली जाकर मुझे यकीन आया, मैं ख्वाबों की जमीन पर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं हैरान थी कि इतने गरीब घर में मेरी शादी हुई है, तो हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर आने के लिए तो हजारों रुपए चाहिए, इतने पैसे इन लोगों के पास कहाँ से आए? मेरे पति ने महंगे होटल में कमरा बुक करवाया था और हम लोग सारा दिन घूमते फिरते और शॉपिंग करते रहते थे। इस बीच मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की कि यहाँ पर आने के लिए आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो हर बार मेरी बात टाल जाता और कहता कि तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मजे करवाने लाया हूँ, तो तुम वही करो। फिर मैंने पूछना भी मुनासिब नहीं समझा, न ही मैंने ज्यादा जोर दिया। मेरे पति ने मुझे महंगे कपड़े और जूते दिलवाए, यहाँ तक कि उसने कुछ ही दिनों में मेरी शॉपिंग पर लाखों का खर्चा कर दिया। मेरा हुलिया काफी बदल गया था। मैंने वैसा ही हुलिया बना लिया जिसको बनाने की मैं बरसों से ख्वाहिश रखती थी। मगर पहले गरीबी और दूसरा अपने घर के माहौल की वजह से मैं कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर पाई, तो मैं अपने सारे अरमान यहाँ आकर पूरे कर रही थी। मैंने पैंट शर्ट पहननी शुरू कर दी और गले में छोटा सा मफलर लिए, आंखों में मेकअप और बालों को हेयर स्टाइल के साथ ऊंची एड़ी वाले जूते। मुझे अगर कोई देख लेता तो पहचान ही नहीं पाता कि मैं वही गरीब लड़की हूँ। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मेरे ऐसे तैयार होने पर ऐतराज होगा, मगर उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ की। तो मुझे अंदाजा हुआ कि वह खुली मिजाज के हैं, उन्हें ऐसी छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर मुझे अपने पति पर फक्र भी था। मैं कहती कि अच्छा हुआ मेरी शादी इससे हो गई, वरना कोई और होता तो कभी मुझे इतनी ऐश करवा ही नहीं सकता था। और इस बात से मुझे हैरानी जरूर थी कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, मगर मैंने इस सवाल को पूछना जरूरी नहीं समझा। मेरी शादी अनजान लोगों में हुई थी, हम लोग इन्हें पहले से नहीं जानते थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर भी थी। लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते थे। रिश्तेदारों में सबकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपनी बहू बनाए।
मगर मैंने मम्मी को साफ मना कर दिया था कि मैं रिश्तेदारों में ब्याह कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सारे रिश्तेदार हमारी तरह ही गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं और मैं एक गरीबी से निकलकर दूसरे गरीबी में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। मैंने मम्मी को साफ साफ मना कर दिया था कि मैं किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करूंगी, मुझे तो किसी अमीर घर में ब्याह कर जाना है। तो तुम मेरे लिए कोई अमीर रिश्ता तलाश करो। अमीर लोगों को भी आजकल दहेज बहुत चाहिए होता है और हम ठहरे गरीब मजदूर लोग, हम लोग लंबा चौड़ा दहेज कैसे बना सकते थे, इसलिए अमीर रिश्ता कोई आता नहीं था और जो गरीब रिश्ते मेरे लिए आते उन्हें मैं मना कर देती थी। और मेरी वजह से मेरी दूसरी बहनों के भी रिश्ते नहीं हो पाते थे, क्योंकि अगर मम्मी किसी छोटी बहन के लिए भी रिश्ते का कह देती तो वो लोग आकर मुझे ही पसंद कर जाते और इस बात पर मेरी बहन मुझसे बहुत चिढ़ती थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी ख्वाहिश किसी अमीर घराने की बहू बनने की थी तो मैंने गरीब घर में शादी कैसे कर ली। हुआ ये था कि मैंने अपने घर वालों को अपनी एक दोस्त के कजिन से मिलाया था जो काफी अमीर था और मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे घर वाले तैयार नहीं थे, मगर मैंने जिद करके मना लिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी अमीर लड़के से। लड़के के घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि वह गरीब घर की लड़की को बहू बनाए, मगर अपने बेटे के कहने पर हमारे घर आ गए और मंगनी करके चले गए। कुछ महीने बाद हम दोनों की जिद पर ही शादी की तारीख भी तय हो गई, मगर ऐन वक्त पर बारात वाले दिन मैं दुल्हन बनी इंतजार कर रही थी तो उसने मुझे कॉल किया और बताया कि वह बारात लेकर नहीं आ सकता। वो अपने माँ बाप की बातों में आकर इस शहर को छोड़कर जा रहा था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरा सारा खानदान जमा था और बारात नहीं आई। मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हुई और हम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि पता नहीं लड़की की बारात क्यों नहीं आई। पहले तो हमारे घर रिश्ते आते रहते थे, मगर इस वाक़ये के बाद तो हमारे घर कोई रिश्ता भी लाना पसंद नहीं करता था। मगर फिर न जाने कैसे मेरे पति के घर वालों की तरफ से मेरा रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन ही हाँ कर दी। मैं चूंकि पहले से शर्मिंदा थी कि पहले ही मैं अपने माँ बाप को काफी बेइज्जत करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार कोई ऐतराज नहीं किया कि मैं गरीब घर में नहीं जाऊंगी, बल्कि मैंने चुपचाप से शादी कर ली। मगर मैं अंदर से खुश नहीं थी कि मैं क्यों इस गरीब लोगों के बीच में आ गई हूँ। और अब शादी के फौरन बाद ही मेरे अपने पति के साथ यहाँ मनाली आकर घूमना फिरना तो मुझे ख्वाब ही लग रहा था। हम सुबह ही सुबह होटल से निकल जाते और सारा दिन सड़कों पर घूमते फिरते, तस्वीरें खिंचवाते और एक दूसरे की संगत में हंसते मुस्कुराते और फिर शाम ढले हम वापस होटल आ जाते। मेरा तो जी नहीं भरता था, लगता था कि मैं तस्वीरें और वीडियो बनवाती जाऊं और वापस जाकर भी सबको दिखाऊं। मैंने वहां पर बहुत सारी तस्वीरें खिंचाई। मेरे पति ने कभी मुझे किसी काम से नहीं रोका, बल्कि वह हर काम में मेरा साथ देता था। हमें यहाँ पर घूमते फिरते 4 दिन हो चुके थे और मुझे लगा शायद अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि अपना सामान पैक कर लो। लेकिन जब हम किसी और होटल में गए तो मैं समझ गई कि लगता है अभी यहाँ पर और ठहरना पड़ेगा। वहाँ का मैनेजर शायद मेरे पति को जानता था। वो हमें देखकर बहुत खुश था और हमें कहने लगा कि मैंने आप लोगों के लिए खास कमरा तैयार रखा है, आप वहाँ आ जाइए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि उधर तो लोगों की हालत इतनी खराब है, वहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती होगी और यहाँ मेरे पति ऐसे खर्चा कर रहे हैं जैसे करोड़पति हो। जब मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि तुम किसी को मत बताना कि मैं इतना अमीर हूँ। मैंने सभी को यह बताया है कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि अमीर लोगों से भी रिश्तेदार पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि इन्हें अपनी असलियत बताए ही ना। यह बात मुझे भी ठीक लगी थी कि अगर कोई अमीर रिश्तेदार हो तो फिर बाकी के रिश्तेदार उससे बेवजह के ताल्लुकात बनाते हैं और हर वक्त पैसे मांगते रहते हैं। उस दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी भी ऐसी अमीर लोगों में हो जाए। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो वह कहने लगा कि यहाँ मनाली में मेरे कुछ दोस्त हैं, इनके घर वालों को एक अच्छी लड़की की तलाश है, अगर तुम कहो तो तुम्हारी बहनों के लिए बात चलाऊं। मैंने कहा इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने उसी वक्त अपने घर पर फोन किया और इनके सारे हालात वगैरह बताया कि देखिए मैं यहाँ पर कितनी खुशियों और किस तरह की जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बहनें और मेरे बाप वो मुझे इस तरह मनाली का सुनकर काफी हैरान हुए और खुश भी। मेरे पति ने कहा था कि एक शर्त पर तुम्हारी बहनों की शादी यहाँ के लड़कों से हो सकती है कि अगर तुम लोग अपने शहर में इस बात का चर्चा ना करो, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर वो लोग मुझे कहेंगे कि इनकी बेटियों को भी यहाँ बुलाकर इनकी शादी करवा दो। मैंने पति के कहने के मुताबिक अपनी बहनों को यहाँ पर बुलवा लिया
उनके यहाँ पर आने के सारे इंतजाम मेरे पति ने किए थे। जिन लड़कों से मेरे पति ने मुझे मिलवाया था कि इनके साथ तुम्हारी बहनों की शादी की जाएगी, वह वाकई में बहुत अमीर थे और यहाँ के एक रईस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मैं तो अपनी बहनों के लिए बहुत खुश थी कि वो भी यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगी। 2 दिनों के बाद उनका सादगी से शादी कर दिया गया और वो दोनों अपने पति के संग विदा हो गई। हम अभी तक उसी होटल में रह रहे थे और मैनेजर हम दोनों को बहुत ज्यादा ही ख्याल रख रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा पति यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, इसलिए वो मेरे पति को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने अपने पति को कहा कि हम भी हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं, तो वो कहने लगा कि नहीं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ दिन बाद वापस जाना होगा, लेकिन अगर तुम कहोगी तो हम फिर से कुछ अरसे बाद यहाँ पर आ जाएंगे। उसने वापसी के लिए टिकट करवा ली, जो कि 4 दिन बाद की थी, और मैं चाहती थी कि मैं इन दिनों को अच्छे से गुजार लूं ताकि मेरे पास अच्छी अच्छी यादें जमा हो जाएं। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि इन दिनों में उसे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं होटल में ही रहूं और वह सुबह का गया रात को वापस आता था। मैंने नोटिस किया था कि अब मैं अकेली होती हूँ तो वह मैनेजर मुझे अजीब सी नजरों से घूरता रहता है। मुझे उसकी नजरें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती थी कि उसकी नजरों में मेरे लिए क्या था, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि इस घटिया आदमी के साथ मेरा आमना सामना ही न हो। उस दिन मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम फिर आऊं, क्योंकि कमरे में मैं बोर हो रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मेरा सामना मैनेजर से हो गया, जो मुझे देखते ही मुस्कुराया और मेरे करीब आने लगा। तो मैं डरकर वहां से भागकर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। लेकिन मैं कितनी देर कमरे में बंद रह सकती थी, मैं कमरे में सारा दिन बोर हो जाती थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर आया करूं, लेकिन इस मैनेजर की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया था। अब मैं सोच रही थी कि मुझे इससे डरने की क्या जरूरत है, मैं उससे साफ साफ बात करूंगी और अगर इसने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। अभी मैं होटल के बाहर निकल ही रही थी कि मैंने देखा कि वो मैनेजर नीचे बिल्कुल सामने बैठा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। वो मेरे करीब आया और कहने लगा कि मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताएं, लेकिन उसी वक्त न जाने कहां से मेरा पति आ गया और उसे देखकर वो मैनेजर घबराकर वहां से चला गया। मेरे पति ने उसे देखा, मगर मुझे देखकर वो काफी हैरान हुआ। मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रही हो, तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था। मैंने कहा कि तुम तो सारा दिन बाहर होते हो, तो मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा मार्केट के ही चक्कर लगा लूं। तो वह गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बगैर तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं, तो तुम बाहर क्यों निकली हो? चलो मेरे साथ कमरे में वापस चलो। मैं उसका अंदाज देखकर बहुत हैरान हुई कि उसने मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। ये तो काफी खुले दिमाग का बंदा था। तो फिर मेरे अकेले नीचे आने से उसे क्यों ऐतराज हुआ? कमरे में आकर भी उसने यही कहा कि मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, मगर तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। वो शायद अपना कुछ सामान वगैरह लेने आया था। कुछ देर बाद वो अपना छोटा सा बैग लेकर दोबारा बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले मुझे चेतावनी देकर गया कि मैं कमरे में ही रहूं। मेरे पति के जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और वही मैनेजर इजाजत लेकर अंदर आया। कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, और उसने कहा कि तुम जो काम अपने पति के लिए करती हो, भला इसमें तुम्हें क्या फायदा? सारे पैसे तो तुम्हारे पति ले लेता है, तुम वही काम मेरे लिए करो तो तुम्हें मैं मालामाल कर दूंगा, हीरे और जेवरात में तौल दूंगा। मैंने बहुत उलझन भरी नजरों से उसे देखा कि वो ये क्या बात कर रहा है। मैं भला क्या काम करती हूँ अपने पति के लिए? मैं तो कुछ भी नहीं करती। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बगैर अपनी बात जारी रखी और कहने लगा कि तुम मुझे कल तक सोचकर बता दो, अगर वही काम तुम मेरे लिए करोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, लेकिन जब तक अपने पति के लिए काम करती रहोगी तो तुम्हें बिल्कुल फायदा नहीं होगा। वो तो ये कहकर चला गया, मगर मुझे अच्छे खासे शक में डाल दिया कि आखिर मेरे पति ने उसे अपने काम के मुताबिक ऐसा क्या बता रखा है कि यह मुझसे डील करने ही आ गया। मेरे पति ने मुझसे यही कहा था कि इसका यहाँ पर छोटा मोटा सा कारोबार है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, मनाली की चीजों को दूसरे शहरों में भेजता है। तो फिर वो मैनेजर किस काम की बात कर रहा था? काफी देर में सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उस बात को अपने जहन से ही निकाल दिया और अपनी बहन को कॉल करने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ना तो एक बहन कॉल उठा रही थी और ना ही दूसरी। मैं पिछले 3 दिन से उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता था कि वो भी अपने हनीमून को एंजॉय कर रही थी और बिजी थी, तभी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही। आखिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि मेरे पति को क्या पता चलेगा
कि मैं कमरे से बाहर निकली हूँ या नहीं। थोड़ी देर के लिए बाहर ताजा हवा में सांस लेने चली जाती हूँ और आधे घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मैनेजर फिर से मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि तुमने क्या सोचा कि मेरी डील मंजूर करोगी या नहीं। मैंने उससे कहा कि देखो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं करती, बल्कि उनका यहाँ छोटा मोटा सा कारोबार है। मैंने तो सारी जिंदगी में भी कोई काम नहीं किया। तो वो मुझसे कहने लगा, या तो तुम बहुत ही मासूम हो या फिर मुझे बेवकूफ बना रही हो। क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि तुम्हारे पति का क्या काम है? अगर नहीं मालूम तो फिर तुम उसकी मदद कैसे कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैं सोच में पड़ गई और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे खुलकर बताओ कि तुम क्या बात कर रहे हो। मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, इसे देखकर तुम सब समझ जाओगी। लेकिन वो वीडियो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ हर तरफ कैमरे हैं और हमारी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। तुम ऐसा करो कि होटल की पिछली साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां आकर वीडियो दिखाता हूँ। मैं सारे मामले को लेकर शक में पड़ गई थी और मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ तो गलत है। मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे पति का ऐसा क्या काम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी होटल की पिछली तरफ आ गई। 10 मिनट के बाद वो मैनेजर भी आ गया। उसने आते ही एक वीडियो मेरे सामने कर दी और कहने लगा कि ये वीडियो देखो। वो वीडियो मैंने देखी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उस वीडियो में तो मेरी बहनें नजर आ रही थी, जिनको मैं और मेरा पति अपने साथ लेकर एक होटल में जा रहे थे। यह तब की बात है जब हम इन्हें यहाँ मनाली लेकर आए थे। मैं हैरान हुई और कहा कि यह वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई है? वो हंसते हुए कहने लगा कि ये मत पूछो कि मेरे पास कहाँ से आई है। यह देखो कि इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि तुम अपने पति के इस कारोबार में बराबर की हिस्सेदार हो। मैं तो चीख ही पड़ी और कहा कि कैसा कारोबार? तुम क्या बात कर रहे हो? और ये दोनों तो मेरी बहनें हैं जो इधर आई थी। मैं और मेरे पति इन्हें लेने गए थे और अपने साथ लेकर एक होटल में आ गए थे। इस वीडियो में कहां से कोई कारोबार नजर आ रहा है? मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गया। उसे शायद मालूम नहीं था कि वो जिन लड़कियों की वीडियो मुझे दिखा रहा था वो मेरी ही बहनें हैं। एकदम उसने मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींचा और भागता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद मैं परेशान होकर अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई कि आखिर ये मुझसे चाहता क्या था। रात को मेरे कमरे में ही खाना आ जाता था और मैं खाना खाकर सो जाती थी। आज खाना खाने के लिए मैंने जैसे ही ट्रे का ढक्कन हटाया तो एक कागज पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गई। उस कागज को मैंने खोलकर देखा तो उस पर लिखी हुई थी, 1 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगी तो तुम पुलिस के हाथ आ जाओगी। लेकिन ये कागज किसने भेजी थी और क्या ये कोई मजाक हो रहा था? भला पुलिस होटल पे क्यों आएगी और मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैंने क्या गलत किया है? मैं तो अपने पति के साथ कानूनी तौर पर यहाँ आई थी और अभी रात के 9 बजे थे और मेरे पति की वापसी 12 बजे से पहले नहीं होनी थी। मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की मगर वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर ये बात सच होती तो मैं क्या करती? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि उसी वक्त मुझे मेरे पति की कॉल आई। वो मुझसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें अभी एक संदेश भेजा है। तुम ऐसा करो कि जल्दी से हमारे सारे कागजात और चीजें वगैरह पैक करो और नीचे आ जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सुकून का सांस लिया कि वो कागज मेरे पति ने ही भेजा था। मैंने जल्दी से सारी चीजें पैक की और होटल के दरवाजे से बाहर निकलने लगी कि अचानक मुझे पीछे से मैनेजर की आवाज सुनाई पड़ी। उसने मुझसे कुछ कहा। फिर मैं बाहर निकलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और फिर मेरा पति वहां से गाड़ी भगाकर ले गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि होटल पर छापा पड़ने वाला है? वह कहने लगा कि बस ऐसी खबरें मिल जाती हैं। तुम शुक्र अदा करो कि तुम वक्त पर वहां से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि मुझे मेरी बहनों के पास मिलाने ले चलो, क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रही और मुझे उनकी फिक्र हो रही है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मेरा पति कहने लगा, वह दोनों बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी फिक्र ना करो। अभी कुछ देर पहले ही मैंने उनके पतियों से बात की है। हमें अभी वापसी के लिए निकलना होगा। जब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे तो तुम उनसे मिल लेना। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक हर तरफ से पुलिस की हॉर्न की आवाज आने लगी और पुलिस की गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरा पति पुलिस की गाड़ी को देखकर डर गया और वो बोला कि इनको मेरे बारे में किसने खबर दी। मैंने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा कि इनको मैंने तुम्हारे बारे में कॉल करके खबर दी थी और मैं बाहर आ गई। पुलिस ने उसे हथकड़ियां पहना दी। मेरे दिमाग में वो मंजर घूमा जो बाहर निकलने से पहले मैनेजर कुछ कह रहा था। मैंने मुड़कर उसे देखा तो उस मैनेजर ने मुझसे कहा था कि अपने पति से बचकर रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उसके असलियत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तुम एक मासूम लड़की हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो।
इसलिए जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ और सबसे पहले अपनी बहनों को बचाओ। वो आदमी फ्रॉड है, वह तुम्हारी बहनों को बेच चुका है। मैं तो ये सुनकर दंग ही रह गई थी। बाहर निकलते निकलते मैं पुलिस को कॉल कर चुकी थी। जांच के बाद जो हकीकत सामने आई थी वो ये थी कि मेरा पति एक धोखेबाज शख्स था। वो लड़कियों से शादी करके फिर इन्हें यहाँ बेच देता था। इसके साथ ही लड़कियों को अलग अलग बहानों से दूसरे शहरों की लड़कियों को यहाँ मनाली में बुलवाता था, फिर इन्हें यहाँ अमीर लोगों के पास भिजवा दिया जाता था। मेरे पति ने मुझे और मेरी बहनों को बेवकूफ बनाकर इन्हें भी यहाँ बुलवा लिया और इनके साथ भी यही किया था। मैनेजर मेरे पति के बारे में सब जानता था। उसको ये गलतफहमी थी कि मैं अपने पति के साथ मिलकर ये काम करती थी। उसने मुझे अपने साथ काम करने का ऑफर किया क्योंकि इनका होटल भी इन्हीं काम के लिए इस्तेमाल होता था। मेरे पति ने मुझ पर नजर रखी हुई थी और उसको इसके आदमी ने बताया था कि वह होटल का मैनेजर मुझे इसके खिलाफ भड़का रहा है। इसलिए मेरे पति ने इससे बदला लेने के लिए पुलिस को खबर कर दी थी कि होटल पर छापा पड़े, मगर वह खुद भी पकड़ा गया। इसका इरादा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने का था जो बाकियों के साथ करता था। वो तो ऐन वक्त पर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और पुलिस को कॉल कर दिया और बच गई। पुलिस ने छापे मारे और सभी अपराधियों को पकड़कर ले गए जो इस काम में शामिल थे। मेरी बहनों को भी छुड़वा लिया गया था और हम तीनों को वापस अपने शहर भेज दिया गया। यह सब मेरा ही कसूर था। मुझे शुरू में ही सचेत हो जाना चाहिए था, मगर मैं नजरअंदाज करती रही और न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बहनों की भी जिंदगी खराब की। काश मुझे अमीर बनने का लालच नहीं होता। मेरी लालच की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा था। मेरे पति को तो सजा हो चुकी थी, मगर मैं यहाँ बहुत कुछ सह रही थी। लोगों के ताने और बातें, वो भी सजा ही थे। दोस्तों, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के पीछे इस हद तक भागना कि बाकी चीजों को आप नजरअंदाज कर दे, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।